हेलो गाइस, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट पर स्वागत करते हैं। आपको मालूम है कि आपने पहले पार्ट को देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको चार्ज और चार्ज कैसे वस्तु में चार्जेस होती हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उदासीन कैसे होता है, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले पार्ट का लिंक दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके आप बाकायदा उसको देख सकते हैं, फिर आगे इन टॉपिक का आनंद ले सकते हैं। क्लियर है? हमने जैसा कि बताया था कि आपको अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में मिलने वाला है कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो वो अपने साथ साथ क्या लेके जाता है और क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक के अनुसार ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि यदि चार्ज किसी बॉडी से निकलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी बॉडी से, किसी पदार्थ से यदि चार्ज यहां से आउट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये अपने साथ साथ आवेश तो ले ही जाता है, पर आवेश के साथ साथ ये अपने साथ मास भी लेके जाता है। कैसे पता लगा मास लेके जाता है? क्योंकि बच्चा आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 होता है, और इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन तब होता है अगर आएगा तो नेगेटिव और जाएगा तो पॉजिटिव प्रमाण देता है। लेकिन इस पर जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर देखा जाए तो ये फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अर्थात जिस बॉडी से ये निकलता है वह अपने साथ साथ इतना मास भी लेके जाता है। अगर जिस बॉडी से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अपने साथ इतना मास लेके भी जाएगा। अगर मास के आधार पर इस प्रॉपर्टी को अगर जज करें, पढ़ें, तो विचार करिएगा जरा सा। हम आपको दिखाते हैं, ये कोई बॉडी है, ये कोई पदार्थ है, ये अभी उदासीन अवस्था में है। कैसी अवस्था में? उदासीन अवस्था में, जिसका मास यहां पर मैंने ले लिया m मास है। कितना है? m। अब यहां से इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन आउट कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन अपने साथ में क्या लेके जाएगा? मास लेके जाएगा। तो यहां पर एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, कोई भी इलेक्ट्रॉन मास अर्थात द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता। कहने के तात्पर्य, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो अपने साथ द्रव्यमान जरूर लेके जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो अपना बिना मास के ट्रेवल करे, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपना मास जरूर रखता है। अगर हम इसी भाषा को रिवर्स करके पढ़ें तो वो 100% सत्य नहीं हो सकती, वो कंफ्यूज करेगी। वो 100% सत्य नहीं है, ये 100% ट्रू है बच्चा। 100% सत्य है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बिना मास के नहीं हो सकता। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन विदाउट मास। कोई भी इलेक्ट्रॉन विदाउट मास नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा अगर इसी बात को रिवर्स करके कहें? कोई भी मास, कोई भी मास या द्रव्यमान बिना इलेक्ट्रॉन के नहीं हो सकता। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमेशा होता रहे। जरूरी नहीं है कि कोई भी पदार्थ हो उस पर इलेक्ट्रॉन हो ही, उन पर चार्ज हो ही, उस पर आवेश हमेशा बना ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी पदार्थ बिना इलेक्ट्रॉन के तो हो सकता है, परंतु कोई भी मास जो है बिना इलेक्ट्रॉन के हो सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन बिना मास के नहीं हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समथिंग टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट या 1 सेकंड आप वेट करिएगा।
तुरंत कनेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ओके बच्चे, तो जैसा कि आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, मास लेके जाएगा, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बिना मास के ट्रेवल नहीं करता है, जबकि कोई भी मास बिना इलेक्ट्रॉन के संभव हो सकता है। क्लियर है? तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है तो अगला जो पदार्थ है, अगला जो पदार्थ यहां पर आएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से एग्जिट करता है तो अगला जो पदार्थ बनेगा उसमें मास की कमी होगी या अधिकता होगी। तो आपको बता दें यहां पर जो मास होगा वो कैपिटल एम से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैपिटल एम से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉल एम बॉडी ये है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी कैपिटल एम बॉडी मास से, मतलब अगला वाला पदार्थ जो है वो कैसा होगा, कम होगा। खुदा ना खास्ता इस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इस ट्रेवल स्थिति में अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है तो अपने साथ मास लेकर आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि ये जो m है ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आया है। अब ये जो बॉडी बनेगी, नई बॉडी अगर हम बना लेते हैं, यहाँ पर m बॉडी जो मास है वो ये बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो m बॉडी मास होगा, ये जो m बॉडी मास है ये इससे कैसा हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा, अर्थात ये बड़ा हो जाएगा इस बॉडी से। तो कहने का तात्पर्य है, आप समझ गए होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेकर ट्रेवल करता है। कितना होता है आपको बताया गया है, चार्ज के साथ साथ में इसकी मास वैल्यू भी ध्यान रखिएगा। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
चार्ज ट्रेवल करता है और मास कितना लेके जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास ट्रेवल करता है। बहुत छोटा है लेकिन ट्रेवल तो करता ही करता है, ये कंफर्म है। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ कंफर्म है या नहीं। ओके चल अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ये भी जरूरी है बात समझना, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण होना क्या कहलाता है, क्या संकेत देता है, ध्यान दीजिएगा जरा। आवेश का संरक्षित होना है ना, आवेश का संरक्षण, हेडिंग क्या रहेगी, आवेश का संरक्षण। देखो कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, कंजर्व होने का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो है उसके पार्ट कई सारे हो जाएं लेकिन उसमें ओवरऑल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर मैंने कहा कि 10 रुपए का वितरण करना है, कितने रुपए का, 10 रुपए का वितरण करना है, जरा समझिएगा। हमने कहा कि 10 रुपए को मुझे बांटना है, 10 रुपए का वितरण करना है, चलो कर दीजिए। मैंने एक बार वितरण किया, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया, ठीक है, और किसी को 3 दिया, 4 लोगों में वितरण किया। तो देखो 2 3 2, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने वितरण किया तो इस बार मैंने एक को 4 दिया, एक को 5 दिया और एक को 1 दिया। फिर मैंने वितरण किया, एक को 7 दिया, एक को 3 दिया, तो कुछ भी नहीं दिया। एक बार मैंने वितरण किया, एक को 10 दिया, बाकी को क्या दे दिया, 0 0। अगर देखा जाए तो यहाँ पर वितरण अलग अलग तरीके से है, मैंने रुपए अलग अलग तरीके से बांटे हुए हैं, परंतु मैं प्रत्येक में देखूं कि रुपए का ओवरऑल वितरण कितना हुआ है तो आप कहेंगे 10। यहां पर भी ओवरऑल वितरण कितना हुआ है, 10। तो जो ओवरऑल देखा जा रहा है, ये ओवरऑल चेंजमेंट यदि नहीं हो रहा है तो इसका कंजर्वेशन कहलाता है कि चार्ज ओवरऑल जो होता है वो कंजर्व रहता है। इसका वितरण किसी भी प्रकार से कर लिया जाए, बढ़ तो जाएगा, स्थानांतरित तो हो जाएगा, ट्रांसफर तो हो जाता है, परंतु ट्रांसफर के बाद भी ये कंजर्व रहता है, मतलब जो है उतना ही रहता है। जैसे आपने कई सारे कंजर्वेशन पढ़े होंगे, इसी आधार पर सोचिएगा। कंजर्व का मतलब होता है उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का तात्पर्य ध्यान से समझिएगा, कंजर्व की लैंग्वेज ये कहती है कि आवेश या चार्ज
स्थानांतरित तो होता है, आवेश का स्थानांतरित तो होता है, परंतु इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ना इसे अपने आप से बनाया जा सकता है और ना ही इसको अपने आप से बिगाड़ा जा सकता है। बस क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है, ट्रांसफर। एज ए मुद्रा तरीके से समझ लीजिएगा कि बैंक जो सिस्टम बैलेंस करती है, फिक्स है कि कितना मुद्रा यहाँ पर छपी है या बनी है, उसको क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से रोटेशन में लाते हैं ताकि महंगाई दर वगैरह बैलेंस बनी रहे। किसी ने खर्च किया, किसी पे आया, वो भी आगे खर्च करेगा, दूसरे पे जाएगा। ऐसे कमताई बढ़ोतरी, गरीबी अमीरी और महंगाई सब बैलेंस होती रहती है। ऐसे आपको पता होगा कि पीछे हम चीज़ें आपको बताते हुए आए हैं कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। ये अभी उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये 0 0 है। ठीक है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, जब निकल जाएगा तो इस बॉडी पर कैसा आएगा, धन चार्ज। ओके, लेकिन ये निकल के क्या बाहर टहलता रहेगा क्या, ये भटकता रहेगा क्या भूत के तरीके, नहीं ना, ये भी कहीं शरण लेगा। तो जिस बॉडी पर ये जाएगा, जिस एक्स बॉडी पर ये जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, अधिकता करेगा। और जब वहां पर ये अधिकता करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां से पॉजिटिव दिया और वहां को क्या दे दिया है, निगेटिव दिया है। ये सेम चीज जो आपको बताई जा रही है, यहाँ प्लस वहां के प्लस को अगर कंपेयर करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस अगर देखा जाए तो ओवरऑल कैसा मिला, उदासीन ही मिला। तो चार्ज ट्रांसफर होता है लेकिन कभी भी नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज अगर मूवमेंट में है, अगर ये बह रहा है, चल रहा है, वेग में है, तो चलते चलते या इसकी स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, अगर देखा जाए वेग पर इसकी कोई खास निर्भरता नहीं होती है, वेग पर निर्भर नहीं करता है इसका प्रॉपर्टी, इसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता कि कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है। तो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, बस निर्भर करता है कि आ रहा है या चार्ज जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चार्ज को कब कहते हैं, देखो कहीं कहीं साइन लगा देखा होगा, -1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ है ना। तो मैग्नीट्यूडलर कंपेयर किया जाता है। तो जब चार्ज आता है तो कैसा साइन है और जब जाता है तो कैसा साइन होता है, ये सारी चीजें। एक बहुत यूनिक बात ध्यान दीजिएगा, पहले ही जब लेक्चर स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट में, तभी आपको बताया था कि जब चार्ज चलता है और जब चार्ज रुका होता है, यदि चार्ज रुका हुआ है तो यह अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर ये कोई चार्ज रखा है, कोई भी चार्ज अभी हमने शो नहीं किया, तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हम स्पाइक इसके मिटा देते हैं क्योंकि चार्ज की अभी मैंने क्वालिटी नहीं बताई तो साइन भी नहीं करेगा। इसके चारों ओर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मतलब ई का निर्माण करेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर आगे और कहानी पढ़ते हैं तो आगे आपको चैप्टर्स में मिलेगा। अगर ये चार्ज गतिमान है, मोशन में है, गति कर रहा है, तो यह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेट फील्ड भी बनाता है। कैसा बनाता है, मैग्नेट फील्ड भी बनाता है। तकनीकी समस्या के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा देर एडजस्ट करिएगा, चीजें दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये अपने साथ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है।
तो ये अपने आसपास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में क्या, मैग्नेट फील्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा कि लेकिन में क्या है, यहां पर भी विविधता है कि लेकिन में क्या है। यदि ये वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर यही चार्ज जो चल रहा है, गतिमान आवेश जो चल रहा है, अगर ये चार्ज चल रहा है और अगर वेलोसिटी जो है वो कैसे है, कांस्टेंट है, कैसे है, कांस्टेंट है, नियत है, तो फिर इसमें एनर्जी रिड्यूस होने की जरूरत नहीं है, एनर्जी उत्पन्न नहीं करेगा। और यदि यह चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, अगर ये अनियत चाल से चल रहा है ना, असमान चाल से चल रहा है, असमान चाल से चल रहा है, जब ये असमान चाल से चलेगा तो यहाँ पर समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर रिड्यूस करता है, पैदा जरूर करता है। अब आगे अगले लेक्चर में आपके साथ में लेके आएंगे कि बॉडी चार्ज कैसे होती हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी, मेथड चार्जिंग ऑफ बॉडी, किस किस माध्यम से, किस किस प्रकार से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी पदार्थ पर कैसे होता है ना, फिर चार्ज पर लगने वाले फोर्स कैसे होते हैं, चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कैसे जज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कैसे पता करेंगे कि फील्ड यहाँ पर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगले लेक्चर में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, तब तक, जब तक कि आपका ये पूरा सिलेबस फिनिश ना हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।